अगर 2026 में आप शेंजन स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 50% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बेशक आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, बेशक आपने वीज़ा फाइल प्रॉपर प्रिपेयर की है, फिर भी आपके रिजेक्शन के मोर देन 50% चांसेस हैं। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये यूरोपियन कमीशन और एम्बेसीज के डेटा का प्रूफ है कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा शेंजन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं। इस वीडियो में मैं 7 ऐसे पॉइंट्स आपके सामने कवर करूंगा जिसकी बेस पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वीज़ा रिजेक्शन होती है। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं टॉप 7 कंसल्टेंट से हूँ और हमने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल केसेस किए हैं यूरोप शेंजन वीज़ा के लिहाज से। एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपसे ये सारी स्टोरी जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसा केस दिखा रहा हूँ जिसमें एक स्टूडेंट का सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की बेस पे फ्रांस का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हालांकि उसकी सारी एप्लीकेशन या उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। तो उस मिस्टेक को आपने अवॉइड करना है। वीडियो को एंड में मैं उसको रिवील करूंगा और आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उस पर मैं वीडियो भी बना सकता हूँ और आपको रिप्लाई बैक भी करूंगा। और इसके अलावा अगर आप यूरोप का शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे रब्ता करें। हमारी टीम आपकी प्रोफाइल, आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट कंट्री सजेस्ट करेगी। अब मैं आपको कुछ नंबर बता रहा हूँ जो रियलिटी की बेस पे हैं और यूरोपियन कमीशन के डाटा सेट में अवेलेबल हैं कि 2023 में ऑस्ट्रिया ने तकरीबन 72% पाकिस्तानी वीज़ाज रिजेक्ट किए। इसी तरह ग्रीस की बात करें तो तकरीबन 92% जो शेंजन वीज़ा है वो रिजेक्ट हुए। स्पेन की बात करें, उन्होंने भी 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया। करंटली पोलैंड की बात करें, पुर्तगाल की बात करें तो इनकी भी वीज़ा रिजेक्शन रेट मोर देन 90% है। तो ये जो वीज़ा रिजेक्शन हुई है इसका ये मतलब नहीं है कि एम्बेसीज जो है वो बिला झिझक पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट कर रही हैं। इसमें वो बहुत सारी मिस्टेक हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जो वो करते आए हैं और जो स्टिल वो कर रहे हैं और ऐसे अनएक्सपीरियंस कंसल्टेंट के हाथों चढ़ जाते हैं। कम पैसे देख के 20-25 हज़ार में भी यूरोप का स्टडी वीज़ा हो रहा है, उसके हाथ चढ़ जाते हैं और ना सिर्फ अपनी रिजेक्शन ले लेते हैं बल्कि उनकी मोटिवेशन भी वेस्ट हो जाती है, पैसा भी वेस्ट होता है और सबसे बढ़कर उनका टाइम वेस्ट होता है और पूरा पूरा साल स्किप हो जाता है। क्योंकि यूरोप में जो मेजर इनटेक है वो ऑटम इनटेक है जिसको सितंबर इनटेक बोलते हैं और उसके एडमिशन साल में एक दफ़ा ही ओपन होते हैं। और अब चल रहे हैं उन 7 रीजंस की तरफ जिनकी वजह से वीज़ा मोस्टली रिजेक्ट होता है और उसको कैसे फिक्स करना है ये भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो बेटर है कि आप या तो वीडियो को नोट डाउन कर लें, कॉपी पेंसिल ले लें या फिर इस पे आप इसको सेव कर लें, स्क्रीनशॉट्स को सेव कर लें। तो सबसे जो फर्स्ट रीज़न है और जिसकी वजह से शेंजन वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होता है वो आपकी वीक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जिसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। बहुत सारी शेंजन एम्बेसीज 3 to 6 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या स्टूडेंट, क्योंकि वो तो फ्रेशली अभी पढ़ रहा है या उसने एफएससी की है या उसने बैचलर किया है, तो उसका अकाउंट तो 3 to 6 मंथ ओल्ड, उसमें कोई पैसे नहीं है, वो कोई जॉब नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मकसद आपके स्पॉन्सर का बैंक अकाउंट है, वो एफिडेविट है, वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है जो आप शो करें एम्बेसी को। देखें, पाकिस्तानी स्टूडेंट सबसे बड़ी और कंसल्टेंट मिस्टेक ये करते हैं, ये समझते हैं कि जैसे ही ऑफर लेटर आया आपने पैसे नहीं रखवाए, बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल खाली है। जैसे ही आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कंफर्म होती है एक हफ्ता पहले यकदम आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में 30 से 35 लाख आ जाता है लमसम अकाउंट। उससे पिछला 6 माह के रिकॉर्ड में उसके अकाउंट में 20-30 हज़ार से ज़्यादा अमाउंट नहीं रहती। ये एक सीधी सीधी रिजेक्शन है जिसमें हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हर स्टूडेंट जो है वो इस चक्कर में है कि बस बैंक स्टेटमेंट शो करवा दी, अकाउंट में इतने पैसे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी यूरोप का स्टडी वीज़ा प्लान करें पहले अपने फंड्स को देखें कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करेंगे, आपका स्पॉन्सर कौन होगा, स्पॉन्सर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या उसकी रेगुलर स्टेटमेंट जो है उसमें पैसे आई चलाई है, वो कोई बिजनेस करता है और उसका क्लोजिंग बैलेंस 20 से 25 लाख रहता है, फिर वो आपको यकदम भी ट्रांसफर कर दे और अपनी 6 माह की स्टेटमेंट लगा दे तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्पॉन्सर का अकाउंट भी खाली होता है क्योंकि फिर स्टूडेंट इन्वेस्टर की तरफ जाते हैं, इन्वेस्टर से एकदम रकम लेते हैं, जाली सेल डीड बनाते हैं, जाली कोई एफिडेविट बनाते हैं, उसको नोटराइज नहीं करवाते और वो सीधा डाउटफुल हो जाता है आपका केस। एम्बेसी आपका एक स्टेडी रेगुलर
अमाउंट आपके स्टेटमेंट में देखना चाहती है, आपके स्पॉन्सर की फाइनेंशियल इनकम एकदम स्टेटमेंट से सामने आ जाती है कि ये बंदा जो इनको स्पॉन्सर कर रहा है ये जेन्युइन है या फेक है। फौरन से पहले इस बेस पे एम्बेसी को बहाना मिल जाता है कि हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट को रिजेक्ट कर देना है। अब जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है पाकिस्तानी स्टूडेंट कर रहे हैं वो एक जेनेरिक एसओपी है, कॉमन एसओपी है जो कॉपी पेस्ट है, जो पहले आपका कज़न गया है वीज़ा प्रोसेस में, जो कोई और स्टूडेंट गया है, जो कंसल्टेंट ने आपको एक पेट फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी है। देखें, जब आपका वीज़ा इंटरव्यू होता है, जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके एसओपी को सामने रख लेता है और उसको पढ़ते ही उसको ये आइडिया शुरू हो जाता है, वो डेली 50 कैंडिडेट्स का जो है वो इंटरव्यू कर रहा है। आपके एसओपी में 3 पॉइंट जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आप ये पहला पॉइंट ये लिख देते हैं कि ये मेरी जी ड्रीम कंट्री थी, इसमें मैं पढ़ना चाहता था और ये मेरी शुरू से बचपन की ख्वाहिश थी, तो सीधा सीधी आपकी रिजेक्शन है। वाई दिस कंट्री, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस सब्जेक्ट एंड वाई यू विल रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। ये वो कोर एलिमेंट हैं जो आपने अपने एसओपी में खुद लिखने हैं। इस मुल्क में आप क्यों जा रहे हैं, वाई यू सिलेक्टेड फ्रांस, वाई यू सिलेक्टेड जर्मनी, वाई यू सिलेक्टेड लिथुआनिया, उसकी सॉलिड एंड रियल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने उसको कंपैरिजन करना है बाकी कंट्री से, इसलिए मैंने इस कंट्री को चूज किया। वाई दिस यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पता होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट की रेलेवेंस होनी चाहिए आपकी प्रीवियस डिग्री से, और वो एक अपग्रेडेड वर्जन में उस यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि वो पाकिस्तान में उससे अच्छा जो है वो कोई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हो। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कायदे आजम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में उसकी रैंकिंग उससे अच्छी होगी, वहां से क्यों नहीं सब्जेक्ट किया। थर्ड, आपके होम टाइज के, आपने पाकिस्तान में वापस आना है, ये आपने प्रूव करना है, अपने बिजनेस प्लान देना है, अपनी फैमिली रिलेशंस बताने, अपने सोशल सर्कल बताना है, अपने बाप का बिजनेस बताना है, अपनी पोजीशन बतानी है कि वापस आके आप क्या करेंगे। तो ये वो सबसे बड़ी दूसरी रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वीजा रिजेक्ट करवा रहे हैं। अब जो तीसरी सबसे बड़ी रीजन है वो मिसमैच है आपकी प्रीवियस प्रोफाइल और आपका सिलेक्टेड कोर्स या आपकी यूनिवर्सिटी। देखें, प्रीवियस आपने कॉमर्स पढ़ी हुई है और सडनली आप शिफ्ट हो रहे हैं कि आप कोई इंजीनियरिंग की डिग्री जा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा रेड फ्लैग है। आइदर आपकी प्रीवियस डिग्री, आपके ट्रांसक्रिप्ट के मॉड्यूल ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि मैंने 30 क्रेडिट आवर्स, 40 क्रेडिट आवर्स, 60 क्रेडिट आवर्स बकायदा उनके नाम के साथ आपके एसओपी में, और ये एक डिफरेंट पैराग्राफ होना चाहिए जिसमें एक्सप्लेनेशन हो आपके स्टडी शिफ्ट की कि ये इस प्रोग्राम के साथ रेलिवेंट है। अगर आपने उसको लाइट लिया और सिंपली बता दिया कि जी मैं पहले इंजीनियरिंग या आईटी मैंने किया हुआ, मैं फौरी बिजनेस मैनेजमेंट में जा रहा हूँ, तो ये सीधा सीधा बैक डोर लगता है कि आप किसी आसान से सब्जेक्ट में एडमिशन लेके बाहर जाना चाह रहे हैं। ये आपकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने अपने स्टडी गैप को, अगर 4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, अगर आपने रेलिवेंट जॉब की हुई है, आपकी एक्सपर्टीज है उसमें, ये आपने वहां पे मेंशन करना है और फिर आपने उसको जोड़ना है कि ये सब्जेक्ट मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ। और पाकिस्तानी स्टूडेंट की सबसे बड़ी वजह रिजेक्शन की यही है, क्योंकि ये लोग यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इनके आदि हुए होते हैं कि एक कोई भी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ एमबीए करने जा रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, पीछे जो भी पढ़ा हुआ है उससे कोई रेलेवेंस इनके माइंड में नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी रीजन है कि जिसकी वजह से वीजा ऑफिसर देखते ही वो डेली 50 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करते हैं, वो 50 स्टूडेंट्स से सुनते हैं डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, उनको चीजें फिंगर टिप्स पे होती हैं। अगर आपने झूठ बोला कि मैंने एक्सपीरियंस मेरा इस चीज में है, फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस है या आपने ये काम किया हुआ है, वो आपसे 2-3 चीजें इस सब्जेक्ट के रेलिवेंट पूछ सकते हैं और आपसे प्रॉपर पूछ सकते हैं किस कंपनी में, किस डेट को और किस ओहदे पे आपने काम किया है। जब आपसे सवाल से सवाल निकलेगा और अल्टीमेटली आपको उन चीजों का नहीं पता हुआ इन डेप्थ, तो आप जो है वो वहीं पे जीरो हो जाएंगे और आपका वीजा रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे। वो मुंह पे नहीं बोलेंगे कि आपको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, वो आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपकी सच्चाई से ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये बंदा जो है वो जेन्युइनली नेक्स्ट स्टडीज के लिए जा रहा है या सिर्फ इमिग्रेशन डोर यूज कर रहा है। अब जो चौथी सबसे बड़ी रीजन है वो है वीक टाइज टू पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के साथ आपके कैसे रिलेशन हैं? क्या वीज़ा ऑफिसर ये अपने माइंड में ये जज कर रहा है आपको सवाल कर करके बार बार कि क्या ये स्टूडेंट पाकिस्तान वापस आएगा या नहीं? वो आपसे क्लियरली स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेगा कि जो स्टडी आप बाहर करने जा रहे हैं इसका वापस आके आपको क्या फ़ायदा है। अगर आपके ये आंसर हुआ कि देखेंगे, हो जाएगा, मैं इधर लग जाऊंगा, मैंने इस यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, ये सीधा सीधा रेड फ्लैग है और आपका वीज़ा रिजेक्शन के 90% चांसेस हैं। देखें, पाकिस्तान से जो भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वो उनको एज ए इमिग्रेंट देखते हैं और ये रियलिटी है। आपका 100 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट वापस आते हैं, 95% स्टूडेंट उधर ही सेटल होते हैं, साइलम क्लेम करते हैं, व्हाट्सएवर। अब आपने ये कैसे जस्टिफाई करना है?
आपने अपना फैमिली बिजनेस उसके डॉक्यूमेंट शो करने हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम उसके डॉक्यूमेंट शो करने हैं, अपनी फैमिली टाइज, अपने सोशल सर्कल, आपकी इंगेजमेंट या शादी या जो कुछ भी यहाँ पे है, आपके बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सारा कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ करना है। आपने कोई जॉब ऑफर लेटर दिखानी है, कंपनी में कोई प्लेसमेंट दिखानी है कि ये आपको जॉब लीव मिल रही है कि आप वहाँ पे जाएं और सिर्फ यूरोप में अपनी डिग्री करने के बाद वापस आ जाएंगे। तो ये एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कि आपने सिर्फ और सिर्फ यूरोप को अपनी एजुकेशन के लिए यूज़ करना है और आपने वापस पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान से आपको प्यार है, आपने इस कंट्री में कंट्रीब्यूट करना है और अगर आप वो डिग्री करके वापस आएंगे तो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपने बताना है। अब जो पांचवी बड़ी रीज़न है और पाकिस्तानी स्टूडेंट ये छोटे छोटे पॉइंट नोट नहीं करते, वो इनके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच डाटा है। ये इसका क्या मतलब है, देखें, जब भी आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी CNIC नंबर, ये आपके फादर नेम के स्पेलिंग, आपके अपने नेम के स्पेलिंग, आपका फर्स्ट नेम, आपका सर नेम, ये सारी चीज़ें आपकी हर डॉक्यूमेंट पे सेम होने चाहिए। सेम उसका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, टाइपो मिस्टेक ना हो। आपका CNIC नंबर आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अगर मिस प्रिंट है या मैच नहीं है तो ये सीधी सीधी रिजेक्शन की तरफ चांसेस हैं। वीज़ा ऑफिसर विद इन सेकेंड्स इन मिस्टेक्स को पढ़ लेता है, वो दो डॉक्यूमेंट को रख के कंपेरिजन कर लेता है। तो हमेशा इस बात को माइंड में रखें कि जब भी आप ये प्रोसेस करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने ऑफ़र लेटर को, अपने वीज़ा जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, इन सब को आपने क्रॉस मैच करना है, इनका ऑडिट करना है हर सिंगल वर्ड का। तब आपके चांसेस हैं कि आपको जो है वो सारी, जब कोई टाइपो मिस्टेक ना हो तो यहाँ पे आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ना हों। जो नंबर 6 पे बड़ी रिजेक्शन की रीज़न है वो एम्बेसी को बिना जाने, एम्बेसी को गलत, एम्बेसी में गलत टाइप का अपॉइंटमेंट को बुक कर लेना, गलत टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट पे अपीयर हो जाना। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जर्मन एम्बेसी आपको वेटिंग लिस्ट में ऐड करती है, लेकिन वो PhD कैंडिडेट्स को या फैमिली रीयूनियनिफिकेशन को अलग से ट्रीट करती है। तो जब भी स्टूडेंट जल्दी में देख रहे होते हैं कि यार ये कैटेगरी की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, हम दूसरी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट अवेलेबल कर लेते हैं, उसकी डेट्स आ रही हैं, उसको बुक कर लेते हैं और हम एम्बेसी में अपीयर हो जाएंगे, या उस एम्बेसी में इवन आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इटली की पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो बच्चे ये समझते हैं कि शायद हम UAE या सऊदीया में अगर जाएंगे, उम्रे पे जाएंगे, तो वहां पे हम उस एम्बेसी के अंदर अपना वीज़ा जो है वो फाइल कर देंगे, वो उसकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं आता। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप सही टाइप ऑफ वीज़ा अपॉइंटमेंट को बुक करेंगे, वीज़ा कैटेगरी सही सिलेक्ट करेंगे, स्टडी वीज़ा सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट वीज़ा सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप एलिजिबल हुए उस एम्बेसी के अंदर जहाँ पे आपको एंटरटेन वो कर सके तो फिर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। सारा कुछ करने के बाद ये फेक अपॉइंटमेंट के ऊपर जाने से ना सिर्फ आपकी फाइल पे बैड इम्पैक्ट आता है, और इससे ये होगा कि उस एम्बेसी में आपका जब पासपोर्ट नंबर सबमिट होगा तो जब आप रियल वाली अपॉइंटमेंट पे भी जाएंगे तब आपकी फाइल के ऊपर ये एक बैड इम्पैक्ट आएगा कि ये ऑलरेडी इस कंट्री के अंदर इसने अपीयर होने की कोशिश की है। तो ये जल्दबाजी आपको जो है वो नुकसान की तरफ या रिजेक्शन की तरफ लेके जा सकती है। अब नंबर 7 पे मैं आपको एक छोटी सी मिस्टेक बताऊंगा जिसकी वजह से एक स्टूडेंट का कंप्लीट जो है वो कैरियर फ्रांस वीज़ा के हवाले से उसकी रिजेक्शन आ गई और कैरियर ख़त्म हुआ। स्टूडेंट आया हमारे ऑफिस, उसके पास उसकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर थी, उसका टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन था। एक बात याद रखें, शेंजन एम्बेसीज आपको डेफिशिएंसी नहीं देती है, सीधा आपको रिजेक्शन देती हैं और आपको दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, दोबारा से ऑफर लेटर लेके दोबारा से न्यू एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप अपील में भी जाते हैं तभी आपके बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं कि ये दोबारा आपको वीज़ा दे, तो इसलिए बेटर है कि या तो कंट्री चेंज कर लें या दोबारा वीज़ा अप्लाई करें। हुआ यूं कि स्टूडेंट ने सारा कुछ कर लिया, लेकिन जब उसने अपनी हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस लगाई तो वो, एक तो ये कि वो पूरे सिर्फ और सिर्फ जो है वो 80 डेज को कवर कर रही थी, उसका टेन्योर पूरा नहीं था। 1 साल की आपने जो है वो अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है, तो मिनिमम 1 साल की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है, मिनिमम आपने 30,000 जो है वो आपकी कवरेज होनी चाहिए आपकी इलाज के हवाले से, और इसमें अप्रूव्ड जो एम्बेसी के पैनल पे कंपनीज हैं उनको आपने यूज़ करना है। अब स्टूडेंट जब सारा कुछ ओवर एफिशिएंट बन के प्रिपेयर करता है और ये एक छोटी सी मिस्टेक है, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है या इंश्योरेंस की ड्यूरेशन कम है, तो ये सीधा सीधा रिजेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं, या इनका बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने हर पॉइंट को बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपकी रिजेक्शन के मिनिमम चांसेस होंगे। अब जो मैंने शुरू में बताया था कि आप 50% उस कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं जिसमें आपके वीज़ा अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस हैं, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। सबसे पहले आपने राइट
कंट्री को चूज़ करना है, कंट्री की वीज़ा पॉलिसी हर एक की पाकिस्तान के लिए उतनी फ्रेंडली या उसकी वीज़ा रेशो नहीं है। सेकंड, अपने केस को थ्रूली आपने खुद ऑब्जर्व करना है। आपका ऑफर लेटर पे नाम सही होना चाहिए, आपने ट्यूशन फीस अपने अकाउंट से पे की हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट पहले दिन से आपने इस हिसाब से चलना है कि जब आप वीज़ा स्टेज पे जाएँ तो आपकी बैंक स्टेटमेंट को उतना टाइम गुज़र चुका हो। आपका प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हो, जो एम्बेसी में आपने प्रेज़ेंट करना है, उसमें क्लियर आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इन पॉइंट्स को अगर आपने कवर कर लिया तो आपके उस कैटेगरी में शामिल हो जाएँगे जहाँ पे आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करके आप हमारे चैनल पे देखेंगे, सबसे ज़्यादा यूरोप की शेंजन ज़ोन के अंदर हमारे चैनल पे आपको सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी, जो रियल स्टूडेंट्स की हैं, जिनको हमने भेजा है। तो अगर आप भी यूरोप का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन नंबर्स पे अपनी प्रोफाइल भेज के टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए वो आपको डील करेंगे। आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। वो आपको पूरा एक रोड मैप बताएँगे, आपको बजट बताएँगे कि इस कंट्री के लिए आपको कितना बजट रिक्वायर्ड है। तो लाज़मी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब हमारे चैनल को लाइक करें। आपको काम की वीडियोज़ मिलेगी, टू द पॉइंट मिलेंगी, ऐसी बातें मिलेंगी जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और प्रैक्टिकली आप आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू सो मच।